हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 फॉर ऑनलाइन जीके एंड करंट अफेयर्स बाय अंशुल सिंह। हम इस लेक्चर नंबर 9 से एक नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पकड़ेंगे और उस टॉपिक पे हम आपको थीम बेस्ड बेसिकली रहेगा पूरा, और उस टॉपिक पे आपको 8 से 9 सवाल पूछेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइब्स। बेसिकली हम आपको इसमें 8 सवाल पूछेंगे जो कि विभिन्न ट्राइब्स यानी कि जनजातियों से रिलेटेड होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आई मीन टू से आज के हमारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। रिसेंटली विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है, तो आपको बताना है कि ये किस 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 या 11 अगस्त, इसमें से कौन सा वो है जिसको विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, बेसिकली ये इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल है। 9 अगस्त को काफी फेमस है। इस पे आप देखेंगे साउथ राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में इस दिन को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सारे के सारे पंचायत समितियों पे, ग्राम पंचायतों पे विभिन्न ट्राइब्स के प्रोग्राम्स होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए, आज के हमारे सारे सवाल ट्राइब्स पे होंगे, विभिन्न जीके के सवाल जो अलग अलग जनजातियों पे, ट्राइब्स पे होंगे। तो बेसिकली ये हमारा 9 अगस्त का ये लोगो है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। इंडिजिनियस पीपल मतलब बहुत पुरातत्व लोग, जनजाति, जनजातीय लोग। क्वेश्चन नंबर 2, मुंडा विद्रोह या मुंडा जो एक रिबेलियन थी वो किस क्षेत्र में हुई थी? असम में, छोटा नागपुर क्षेत्र रांची में, आंध्र प्रदेश में या पंजाब में? बिरसा मुंडा से रिलेटेड है ये। बहुत ही जबरदस्त क्रांति विद्रोह हुआ था। आपको जिस किसी ने भी हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा होगा वे इसका बहुत आसानी से जवाब दे देंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर रांची क्षेत्र। तो बेसिकली आपको जो यहां वर्ड याद करना है, जो टर्म आपको याद करना है वो है आपका बिरसा मुंडा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको याद करने के लिए, बिरसा मुंडा। तो आइए इसकी अपन डिटेल्स देखते हैं। बेसिकली बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में छोटा नागपुर के मुंडा परिवार में हुआ था, और जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो 1 अक्टूबर 1894 में, जिसमें बिरसा मुंडा ने नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान, जो बेसिकली लगान हमने मूवी भी देखी है, उसमें कर जो अपन बात करते हैं टैक्स, उसकी माफी के लिए आंदोलन किया गया था। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी, और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में एक महापुरुष का दर्जा पाया। उनके उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से भी उनके पुकारते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आइए, ये था हमारा बहुत बड़ा रिबेलियन बिरसा मुंडा वाला। बेसिकली यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स दी हैं किस प्रकार से उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को संभाला। यहाँ पे इसको 0 को हटा दीजिएगा, 1898 है ये। तो बेसिकली 1897 से 1900 के बीच में मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे, और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। बेसिकली अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खुंटी थाने पर धावा बोल दिया। इसमें आपको बहुत सारे, जनवरी 1900 में जिस प्रकार से डोमबाड़ी पारी पर एक और संघर्ष किया था जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे, उस जगह पर बिरसा मुंडा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस प्रकार से आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग विद्रोह और भागीदारी, और टोटली उनका जो बहुत शानदार, जिसे कह सकते हैं आदिवासी इलाकों में उन्होंने जन चेतना जागृत की लोगों में, और जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की वो काबिल तारीफ है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्योंकि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसके ऑप्शंस बड़े ऑड दे रखे हैं, एक ये वाला 645, इनमें से कोई भी नहीं। आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है। इस क्वेश्चन का रेलेवेंस है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करेंगे। संविधान में जो हमें जनजाति के बारे में बताया गया होगा, हम उसी की बात करेंगे। आइए देखते हैं। बेसिकली संविधान ने, भारत के संविधान ने संविधान की अनुसूची 5 शेड्यूल 5 में आदिवासी समुदायों को मान्यता दी है, और इसी संविधान के हिसाब से लगभग 645 अलग अलग जनजातियां भारत में पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, आपको यहां पे हम अनुसूचियों के बारे में बता दें। पहली से 12, हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो पहला शेड्यूल, उसमें क्या है? पहले शेड्यूल में बेसिकली सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और उनके एरियाज के बारे में बताया गया है। दूसरे शेड्यूल में हमें प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप देखिएगा यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे। ये देखिए, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? अपन कोई आपसे पूछ ले कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का उल्लेख कहां किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? आप सीधे से बताएंगे इसका उल्लेख सेकंड शेड्यूल में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड शेड्यूल की बात करें तो इसमें ओथ्स और अफर्मेशंस की बात की है। ओथ जो होती है वो भगवान के नाम पे ली जाती है, ये हमारे ओथ के बारे में बात है। और अफर्मेशंस मतलब जहां पे आप भगवान का नाम यूज नहीं करेंगे, वहां अफर्मेशंस होती है। फोर्थ शेड्यूल, बेसिकली फोर्थ शेड्यूल जो है ये होती है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब ये क्या होती है? ये हो गया राज्यसभा, यहां हम बात करें राज्यसभा की। फिफ्थ शेड्यूल होता है, वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हमने फिर से बताया, इसमें प्रशासन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, जो हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की थी, फिफ्थ शेड्यूल की थी। उसी प्रकार से छठी अनुसूची होती है, वो ट्राइबल एरियाज के प्रशासन के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किए। कौन सी स्टेट्स में? ये होते हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें ट्राइबल एरियाज के प्रशासन को के बारे में बताया गया है, वो है 6th शेड्यूल। 7वें अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। 8वां जो हमारी अनुसूची है वो हमें भाषाओं के बारे में बात करता है। 9वीं अनुसूची हमें बेसिकली वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है। 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, हमने इसके बारे में बातचीत भी की है, डिफेक्शन की बात की है, किस प्रकार से विधायक अपनी पार्टी से बर्खास्त हो सकते हैं, किस प्रकार से उनकी मेंबरशिप जा सकती है। 11वां शेड्यूल फिर से हमें बेसिकली पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है। और 12वां शेड्यूल हमारे साथ में पावर्स एंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटी बात करता है बेसिकली। तो यहाँ पे पंचायत की बात हो रही है 11वें में, और 12वें में म्युनिसिपैलिटी की बात हो रही है। तो इस प्रकार से आप 12 शेड्यूल्स का डिटेल्स आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आपसे बहुत सारे एग्जामों में कभी पूछा जा सकता है, आप यहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारा देश का प्रियम्बल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्तावना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन से हैं वर्ड्स? ये हैं सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर रिपब्लिक। इसमें वर्ड्स नहीं है, सोशलिस्ट और सेक्युलर यहां पे आएंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस, क्या चीज सिक्योर करेंगे हम सारे अपने देशवासियों को? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की, इक्वालिटी, किस चीज का? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग ऑल फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा,
assuring the dignity of individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, ये 26 नवंबर का जो दिन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस दिन हमने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था और ये संविधान हमने अपने आप को दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट। 26 नवंबर 1949। फाइनली जब 26 जनवरी 1950 के दिन हमने पूर्णतया संविधान को लागू कर दिया था, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? आपको बताना है, हमारे राज्य हैं इतने सारे, उनमें से किसमें सबसे अधिक जनजातियां हैं? आसान सवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज मध्य प्रदेश। तो हमारा जो सेंसस है 2011 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन है। 1,53,00,000 से ज्यादा ट्राइब्स हैं, 1.6 करोड़ एसटी पॉपुलेशन है, जो 21% उसकी स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से है। ये आपको हिंदी संस्करण दे रखा है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए अगला सवाल। भारत में सबसे बड़ी जनजाति संख्या के हिसाब से कौन सी है? भील, गोंड, बेगा या इनमें से कोई भी नहीं? आसान सवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भील इज द राइट आंसर। भील जो हमारी जनजाति है संख्या में सबसे बड़ी है। तो बेसिकली फिर से 2011 के सेंसस की बात करेंगे हम लोग। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे पास में 4 करोड़ 46,18,000 के आसपास भील्स हैं, जो करीब 37 से 38% एसटी पॉपुलेशन का बनाते हैं। गोंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब विद पॉपुलेशन ऑफ 43,57,918, जो लगभग 35.6% टोटल एसटी पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो आइए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में सबसे पिछड़ी जाति कौन सी है? ढाका, गरासिया, सहरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप बहुत आसानी से करेंगे। अगर आपने ढाका जवाब दिया है, गलत है। गरासिया हो सकता था लेकिन है नहीं। सही आंसर है सहरिया। सहरिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की एकमात्र आदिम जाति है सहरिया। सहरिया आदिकाल से जंगलों में निवास करते हैं। यह जनजाति कहां पाई जाती है? यह जनजाति पाई जाती है बारां में। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बारां। आप इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली बारां जिले के भी कहां पाई जाती है? ये किशनगंज। देखिए बारां जिले के किशनगंज में शाहबाद तहसील में निवास करती है। तो बारां जिले के किशनगंज, शाहबाद तहसीलों में करीब 20,000 सहरिया परिवार निवास करते हैं और विधानसभा में किशनगंज सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट से दिवंगत हीरालाल सहरिया विधायक भी बने थे। 2008 के चुनाव में हीरालाल सहरिया की पुत्री निर्मला सहरिया विधायक बनी थी। अगला सवाल, किस वर्ष में वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA, इसको शॉर्ट में हम हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में हम इसको FRA बोलते हैं। FRA बेसिकली होता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। पूरा डिटेल इसका बताएंगे। 2005 गलत है, सन 2000 भी गलत है, 2006 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको मार्क करना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखते हैं। तो बेसिकली द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देखो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है। इसको डिटेल में क्या बोलते हैं, पूरा नाम क्या है? द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में एक वन कानून है, बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको जो वनों में आदिवासी रहते हैं उनके अधिकारों को बताया गया है, क्या क्या उनको अधिकार हैं। वनोपज ले सकते हैं और भी अन्य प्रकार के अधिकार हैं। अगर वे रह रहे हैं तो उनको वहां पे जमीनों के पट्टे भी दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। इस वर्ष के विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी?
हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे जो हमने बनाया था किस तारीख को, 9 अगस्त को। इसकी आपको थीम बतानी है। तो बेसिकली ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब आपको ए और सी में कंफ्यूजन होगा, ए इज द राइट आंसर। ए सही आंसर है, कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस। तो किस प्रकार से ट्राइबल पीपल रेजिलिएंट है कोविड-19 से, ये इस वर्ष की वर्ल्ड ट्राइबल डे की थीम है। तो आपने बेसिकली इस पूरे के पूरे लेक्चर में ट्राइब्स के बारे में समझा, पढ़ा और कई सारे क्वेश्चंस देखे। आई होप आपकी इससे नॉलेज बढ़ी होगी और आपने काफी क्वेश्चन सही सॉल्व किए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।